हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो आज हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया पे जो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है और कंट्रोवर्सी चल रही है किसके किसके बीच में, एल्विश यादव के बीच में और सागर ठाकुर के बीच में। तो आखिर ये सागर ठाकुर और एल्विश यादव है कौन और क्यों इनके बीच में ये कंट्रोवर्सी चल रही है और क्या मैटर है जो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये सब वायरल हो रहा है। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एल्विश यादव और सागर ठाकुर एक यूट्यूबर है जो एक गेमिंग का भी यूट्यूब पे डालते हैं और एल्विश यादव है ये भी एक बड़े यूट्यूबर हैं। दोनों में कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है बिग बॉस से लेकर के। बिग बॉस में सागर ठाकुर ने किसी और का सपोर्ट किया था जिसकी वजह से एल्विश यादव और सागर ठाकुर के बीच में कुछ मनमुटाव उत्पन्न होता है। वहीं से ये लोग कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे को ट्वीट करना। अभी हम आपको क्लिप दिखाएंगे, एल्विश यादव ने क्या बोला, वो क्या कह रहे हैं, सागर ठाकुर ने क्या बोला, वो क्या कह रहे हैं। सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने उनको कुछ कहा, उन्होंने वीडियो उनके लिए कही, उन्होंने कमेंट्स उनके लिए किया। सारी चीज़ें अपनी जगह पर बहुत ही सही चल रही थी, लेकिन गलत वहाँ पर हो जाता है जहाँ पर एल्विश यादव पहुँचकर सागर ठाकुर पे हाथ उठा देते हैं। बस यही सागर ठाकुर की थोड़ी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आज उनके ऊपर इस तरीके की बातें आ रही हैं। ये जो जनरेशन चल रहा है, इस जनरेशन में ये चीज़ चल रही है कि बहुत जल्दी हम लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं और गर्म खून कर लेते हैं और फिर उस वक्त गुस्से में क्या ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो वही एल्विश यादव के साथ हुआ कि उन्होंने उसके कमेंट पे, ट्वीट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ पहुँच गए और हाथ उठा दिया। उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। तो उसके लिए हमारे ख्याल से मेरा ओपिनियन ये है कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए एल्विश यादव को कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो हाथ उठाया। और आपस में दोनों की कंट्रोवर्सी क्या है, दोनों ने क्या एक दूसरे को ट्वीट किया। अगर आपको लगता है कि हम दोनों अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ करके, सुलह करके, एक दूसरे को सॉरी बोल करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे काम एल्विश यादव को भी करना है और सागर ठाकुर को भी करना है। और सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर जो सागर ठाकुर के फॉलोअर्स हैं वो भी बच्चे हैं और एल्विश यादव के भी बहुत सारे फॉलोअर्स जो बच्चे हैं, जो गेम की वजह से उनको फॉलो कर रहे हैं, गेमिंग में जा रहे हैं। तो वो बच्चे भी ये सब सीख रहे हैं कि इस तरीके से कोई कह रहा है कि भाई बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गलत चीज़ों में बच्चे साथ दे रहे हैं क्योंकि वो फॉलोअर्स हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। और सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ से हम ऐसा संदेश दें कि जो हमारे देश हित में हो, जिसके माध्यम से हमारे मतलब जो जनरेशन है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको कुछ अच्छी सीख मिलनी चाहिए, उनको कुछ अच्छा मिलना चाहिए जिससे वो उसमें आगे बढ़ सकें। एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, तो इस अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर हमें अच्छे अच्छे संदेश देते रहना चाहिए। तो हम आपको आगे एल्विश यादव की भी क्लिप्स दिखाते हैं, सागर ठाकुर की क्लिप्स दिखाते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं और उनके ट्वीट की भी कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाते हैं। लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि दोनों को क्या करना चाहिए। आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, एक दूसरे को सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रहना है, अर्निंग करना है। ऐसा तो है नहीं कि बस अब लड़ करके यहीं से अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना है। तो लाइफ को ख़त्म नहीं करने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और एल्विश यादव ने जो हाथ उठाया उसके लिए भी उसको अपना मतलब मान लेना चाहिए कि हाँ, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सबकी क्या क्या ओपिनियन है, सबकी क्या राय है। 8 महीने से लगातार पोकिंग एल्विश ने करा। एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है सारी चीज़ें। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। माइक लगा रखा अगले ने, आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है। कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर रिएक्शन आपका क्या होगा। क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे। मैंने उसको दोबारा कॉल करा कि मुझे फील हुआ कि यार ज़्यादा लगी, मिल लेते हैं, नॉर्मल से सॉर्ट कर लेते हैं। ये नहीं माना, मार पिटाई मैंने करी, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि ज़्यादा मार दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। मैं भी इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है। और एक और इल्ज़ाम हमारे भाई साहब ने लगाया कि FIR की गलत कर दी पुलिस वालों ने। भाई अगर मैं इतना इन्फ्लुएंशियल होता, इतना मैं बड़ा आदमी होता, इतना मैं पॉलिटिकल पावर रखता तो तुम्हारी FIR भी नहीं होने देता। तो ये देखिए, ये है कुछ। तो पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया। उस एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी।
इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार एल्विश यादव होगा। हाय एवरीवन, तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो, और इस चीज़ को प्रूव करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एल्विश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी, या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ, मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज़ को, और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहाँ पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलान ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे, वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है, अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे, ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था, मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था, मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने, तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट एफआईआर नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, एफआईआर हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम एफआईआर करेंगे लॉन्च, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो एसएचओ थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं, और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है, जिस तरीके से ये यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज़ बहुत ही खराब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये एफआईआर भी दब जाए, और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस एफआईआर को। अगर ये एफआईआर दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को इस ट्वीट में टैग करो, और उनको रिक्वेस्ट करो कि एल्विश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे मार के निकल जाएगा और फिर अपने स्टोरी में डालेगा कि भाई वर्क डन,
तो खुल्लम खुल्ला यही है कि वो वायलेंस को प्रमोट कर रहा है और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है। तो अभी जो मैं एफआईआर लिखवा के आया था, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं। बोला तो वैसे सुबह मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि एफआईआर के जो सेक्शन है वो बहुत अलग किए गए हैं। तो इंडिया के कानून का मजाक ना बने, तो आप लोगों से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, सीएम खट्टर जी को गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टैग से टैग किया जाए, ताकि ये मामले को वो लोग सीरियसली ले। इन द एंड अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार एलविश यादव होगा या फिर उसके दोस्त होंगे या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी, जिसने मेरे एफआईआर को पूरा का पूरा बदल दिया और पता नहीं क्या एफआईआर लिख दिया। और ये ये इंडियन कानून की बेइज्जती है, ये तो मैंने देख लिया। कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया भाई। ट्वीट्स ट्विटर पे जो एल्विश यादव ने कहा है कि और जितने भी ये इंटरनेट के कीड़े बोल रहे हो वो अकेला, बताइए मतलब इस तरीके से दूसरों को भी सान ले रहे हैं कि हम लोग मतलब जो भी लोग ओपिनियन दे रहे हैं तो वो इंटरनेट के कीड़े हैं। तो ये सब ऐसे ऐसे कमेंट सब कर रहे हैं। मनोज देव ने भी एक बार कहा कि 5 मिलियन इम्प्रेशन कैसे लाएं ट्विटर पर, तो उसके लिए भी देखिए क्या मैक्सटन ने रिस्पॉन्स किया कि किसी ट्रेंडिंग फेमस बंदे, मतलब ये सब ट्वीट पे ठीक है, कंट्रोवर्सी पे आप लोग जो कर रहे हो एक दूसरे के लिए करते रहो और नहीं करना चाहिए, करते रहो नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। अपना अपना काम करते हुए अपने अपने टैलेंट के हिसाब से अपने अपने कंटेंट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और सोशल मीडिया पर इस तरीके से आपस में, क्योंकि सबसे मेन बात ये कि जो न्यू जनरेशन के लोग हैं और वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक दूसरे के फेवर के साथ आपस में ही बहुत सारा टेंशन क्रिएट कर लेते हैं मैसेज के द्वारा। तो ये सब सारी ट्वीट्स हैं सारे अच्छे बड़े यूट्यूबर्स की, जिन्होंने अपने अपने ओपिनियन रखे। ये एल्विश यादव ने क्या कहा, रीड मैक्स करके ने क्या दिखाया, जिसको आप रीड कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आगे से उनको गाली दी गई थी तो उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया था। तो इस पर वो बोले आप हद से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कृपया मेरी एलकेजी की बुक्स। जो मैटर है वो छाया हुआ है, इस मैटर के को लेकर के बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, लेकिन बस यही कहना है सभी से, मैक्सटन के भी फॉलोअर्स अरे जितने भी इंटरनेट पर कूल बने हैं ना, ये लेफ्ट लॉबी वाले, वो फेक हिंदू है, मुनावर को गले लगा लिया, ये देखो मैक्सटन को पीट दिया, ये कर दिया वो कर दिया, इसको ये होना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। भाई तुम तो पहले से ही मेरे को हेट करते थे। देखो सही बात तो ये, कुछ नया मैंने फेस नहीं करा। जिन जिन अपने रंग दिखाए हैं, असली दोस्त की पहचान तो भाई सब बुरे टाइम में होती है, और जब अपना टाइम आया तो बहुत लोगों ने अपने रंग भी दिखा दिए। सब याद है मुझे। बोले जो भी कुछ हो रहा है, हम अपने भाई एलविश के कल खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात बताओ कि कोई अगर आपकी माँ बहन को गाली देगा, आप सुन लोगे क्या? और रही बात जो बाकी दूसरे क्रिएटर हैं जो इस पर रोटियां सेक रहे हैं, भाई अपना काम धंधा कर लो, जो भी है पर्सनल मैटर हम अपने आप सुलटा लेंगे यार, समझ रहे हो? इनफैक्ट मैंने मैक्सटन को खुद कॉल किया था, बाद में एलविश खुद बोला कि भाई हीट ऑफ द मूवमेंट में ज्यादा होगा था सिस्टम, तो मैंने खुद कॉल करके मैक्सटन को बुलाया था। पता नहीं भाई ने किसकी सुनी किसकी ना सुनी, वो आया नहीं। अगर किसी को किसी चीज का बुरा लगता है ना भाई, तो फोन पे चीजें सोल्व की जा सकती हैं भाई, इंटरनेट पे लड़ाई करके कुछ नहीं होता। प्रशासन देखेगी कौन सही है कौन गलत है, सबकी ट्वीट देखी जा रही, सबके रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं। तो पूरी मतलब एक तरीके से जनता को इस बात का इंतज़ार है कि जो भी होगा वो एकदम सच का ही साथ दिया जाएगा और जो सच होगा वो खुल के सामने आएगा। और फिर मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि बात तो समझ में आई गई है कि दोनों की कंट्रोवर्सी के कारण इतनी ज़्यादा बात बढ़ी है और इतने ज़्यादा लोग गुस्सा हुए आपस में एक दूसरे के प्रति, तो उसको शॉर्ट आउट कर लेने में ही भलाई है। ये बहुत सारे ट्वीट अभी भी मतलब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि एल्विश यादव ने ऐसा कहा और फिर मैक्सटन ने उसको ये रिप्लाई दिया और फिर कुछ लोग, ये जो रैंडम सेना है और जब तक ये रिमंडेशन जैसे चंद ठेकेदार बैठे हुए हैं, मतलब धर्म के ठेकेदार, इसी में धर्म को भी खींच लिया, भगवान को भी नहीं छोड़ा और सब ने अपने अपने चक्कर में भगवान धर्म सबकी लड़ाई को सामने लाकर रख दिया। अरे जो भी बातें हैं उस बातों के बीच में अपने धर्म को, अपने भगवान को और इन सब चीज़ों को लाने से क्या फ़ायदा, क्या मैटर करता है? ये तो सिर्फ आपस में और ज़्यादा टेंशन को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए इस समय इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं बीच में लाना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि धर्म क्या है और किसने क्या धर्म के लिए क्या बोला और मैं क्या हूँ। यार ये सब छोड़ करके आपस में सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करें और कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना काम करें
और अपना आगे बढ़ें, अपनी लाइफ देखें और अच्छे अच्छे संदेश अपने यंगस्टर्स को, अपने फॉलोअर्स को दें कि भाई। और सपोर्ट सबसे मैक्स बड़ी टर्न बात ये ब्रो। कि आई कभी जस्ट भी होप किसी मैं को भी माँ ज़्यादा के कुछ लिए नहीं तो बोलने वाला गाली इसके देनी बारे में, नहीं वरना चाहिए। फिर से भाई आपस में मेरे लड़ रहे हो क्लिप्स तो को आउट ऑफ आपस में एक कॉन्टेक्स्ट दूसरे लेके को फिर बैड से वर्ड्स पता नहीं बोलो, जो बवाल भी होगा, बोलना है मेरे को बिना फैमिली बात पर नहीं की जाना हेट देने चाहिए। लग जाएंगे लोग। बट आई जस्ट होप माँ कि बहन की मैक्स टर्न गाली भाई कभी नहीं सेफ देनी है चाहिए। एंड अगर सपोर्ट हिम्मत मैक्स है टर्न इतनी ब्रो। और कुछ भी है वी तो आपस ऑलरेडी में एक दूसरे को जितना सुना सकते हैं सुनाना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर वर्ल्ड वॉर करना है तो वर्ल्ड वॉर करें, वर्ल्ड नहीं वर्ड, मतलब शब्दों से वार करें, डिबेट करें और उससे अपने टैलेंट को दिखाएं। और अगर नहीं करना है तो फिर अगर लगता है कि नहीं हमारे वर्ड वॉर से हम नहीं शॉर्ट आउट कर पा रहे हैं तो सीधे प्रशासन का साथ लें, अपने बड़े लोगों के साथ बैठे और उन्हें ये अपनी प्रॉब्लम बताएं कि भाई वो ऐसे कह रहा, वो ऐसे कह रहा। क्योंकि कभी भी जो बातें होती हैं वो टेबल पर ही बैठ के शॉर्ट आउट होती हैं और उसमें किसी न किसी थर्ड पर्सन को ज़रूर पढ़ना पड़ता है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो बड़े हों। कोई बीच में ऐसे ज़रूर आते हैं जो मैटर को शॉर्ट आउट करते हैं। तो जब ऐसा लगे कि हमसे नहीं शॉर्ट आउट हो रहा है, हमारी बातों से एक दूसरे को हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं, उल्टा एक दूसरे के लिए और मतलब हमारे अंदर गुस्सा हो रहा है और एग्रेसिव आ रही है, तो ऐसी चीज़ों पर मतलब उन लोगों को वहीं पर मतलब वो हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि अब ये बातें जाएगी और थर्ड पर्सन जो कहेंगे फिर वही काम आगे मतलब किया जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है ये कंट्रोवर्सी और इसको पूरी तरीके से आपस में शॉर्ट आउट करने में ही लास्ट जो निकल के आता है वो यही है कि अगर आगे बढ़ना है, अपना कैरियर देखना है तो दोनों को मैटर शॉर्ट आउट करना ही करना है और जितना कम हवा देंगे उतने अच्छे से ये मैटर शॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी आगे प्रशासन